हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल तिवारी और आज हम पढ़ने आ रहे हैं माइंड मैप एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। तो अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो तो आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, वो है फ्रॉग। फ्रॉग के अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना अगर आप 11th के बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नीट की भी तैयारी करनी है तो आपको फ्रॉग तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको टिश्यू सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, है ना, टिश्यू पढ़ने पड़ेंगे सारे के सारे। तो टिश्यू पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉग पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा हम कॉकरोच भी पढ़ेंगे। अब कॉकरोच एनसीईआरटी के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन उन्होंने इंसेक्ट लिखा है और इंसेक्ट में हमारे पास कॉकरोच आता है, इस वजह से हम कॉकरोच भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ना है। अगर आप सिर्फ 11th की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्रॉग यहाँ पे पढ़ना है। तो आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो की शुरुआत को स्किप कर सकते हैं और सीधा फ्रॉग पे आते हैं। मतलब आप फ्रॉग सीधा पढ़िएगा। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल शुरू करने आ रहे हैं टिश्यू से। ठीक है, तो हमारे बॉडी में देखो अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, है ना। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, उसमें से सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ठीक ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेसिकली हमारी बॉडी की जो लाइनिंग या कवरिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये सिंगल लेयर्ड होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लाइनिंग ऑफ डक्ट, यानी जो हमारी बॉडी में जो डक्ट्स हैं या कह लो नली हैं, जो पाइपें हैं हमारी बॉडी में, है ना, जैसे हमारी वेन्स हो गई, जैसे हमारी कैपिलरीज हो गई, है ना, तो वही है बेसिकली लाइनिंग ऑफ डक्ट्स। इसके अलावा जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वहां से भी जो पाइप निकलती हैं उनको हम डक्ट कहते हैं। तो उनकी लाइनिंग में सिंगल लेयर की एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, इस वजह से वहां पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, हम ये कहेंगे। ठीक है, तो लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ट्यूब्स और डक्ट्स की जो लाइनिंग है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो कि मल्टी लेयर्ड होता है, जैसे कि स्किन। तो स्किन भी क्या है, हमारी एक तरह की एपिथेलियल टिश्यू है, ये मल्टी लेयर। तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बेसिकली लाइनिंग कवरिंग बनाता है या फिर लाइनिंग बनाता है ना, जैसे हमारी बॉडी की कवरिंग बनाएगा और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे लाइनिंग कहता हूँ तो बेसिकली कवरिंग ही समझ लो, है ना, बहुत ही पतली कवरिंग रहती है, उसी को लाइनिंग हम बेसिकली कह देते हैं। ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड कंपाउंड, जो कंपाउंड एपिथेलियल होते हैं ये मल्टी लेयर्ड सेल्स पाई जाती है इनमें। ठीक है, कई लेयर होती है यहाँ पे। एग्जांपल स्किन है हमारे पास, फंक्शन होता है यहाँ पे प्रोटेक्शन का। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। अब सिंपल एपिथेलियम जो होती है ये तीन तरह की, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है यहाँ पे फ्लैट इररेगुलर सेल्स होती है ना, सेल्स जो होती हैं वो फ्लैट होंगी या चिपटी होंगी और इररेगुलर शेप की होंगी, है ना, कोई रेगुलर शेप नहीं होगा। देखने से कभी कभी लगता है स्क्वेमस लिखा है तो स्क्वायर शेप की होंगी, ऐसा नहीं है, इररेगुलर शेप होता है। ठीक है, फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री, यहाँ पे जो मतलब सिंपल एपिथेलियम है जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम वाली सेल्स होती हैं, ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। अब डिफ्यूजन बाउंड्री क्या है, जैसे अगर आपने देखा है, आपने जैसे एल्विलाई को देखा होगा, है ना, हमारी एल्विलाई कुछ ऐसी होती है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे आते हैं, है ना, हमारी एल्विलाई कुछ ऐसी होती है। ये जो एल्विलाई की मैंने ये दीवार बना दी ना, ये दीवार एक्चुअली किससे बनी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। और यहाँ पे होती है ऐसी ब्लड वेसल्स, है ना, एल्विलाई के बगल। तो ये जो बाउंड्री बन रही है एल्विलाई और ब्लड के बीच में, इसको हम डिफ्यूजन बाउंड्री कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन बाउंड्री। अब इसको डिफ्यूजन बाउंड्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है। यहाँ से CO2 जो होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां से CO2 एल्विलाई में जाती है और हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। और जो यहाँ पे अंदर की ओर ऑक्सीजन होती है वो हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है वहां से एल्विलाई में आती है और एल्विलाई से हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बेसिकली एक डिफ्यूजन बाउंड्री बन रही है। ठीक है, तो ये होती है डिफ्यूजन बाउंड्री। तो ये चीज समझ में आ गया आपको कि जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जहां पे डिफ्यूजन बाउंड्री बनती है ना, वहां पे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल आपको देखने को मिलेंगे। एग्जांपल में वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्विलाई, ब्लड वेसल्स और एल्विलाई की जो वॉल्स हैं, एल्विलाई मैंने आपको बता ही दिया कि लंग्स के अंदर जो हमारे पास एल्विलाई है। ठीक है, तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स जैसे कैपिलरीज हो गई, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, वहां पे स्क्वेमस एपिथेलियम आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यूबाइडल एपिथेलियम में क्यूब के तरह की सेल्स होंगी। ठीक है, अच्छा, सीन इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड्स होती हैं उनके डक्ट में देखा जाता है, उनकी नलियों में देखा जाता है। ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की ट्यूब में, जैसे आप PCT और DCT पढ़ते हैं, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये ट्यूब है किसकी, नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन की ट्यूब्स में भी क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करने का। इनका जैसे अगर नेफ्रॉन आप पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे तो
जो नेफ्रॉन होता है उसमें जो पीसीटी और डीसीटी है ना, इसमें कई चीज़ों का सिक्रीशन ये करती हैं और कई चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करती हैं, क्योंकि नेफ्रॉन आपकी किडनी की यूनिट है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है, सोडियम और पोटेशियम का भी एब्जॉर्प्शन होता है, कई जगह पे सोडियम पोटेशियम का सिक्रीशन भी होता है। तो देख रहे हो, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है जहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। ठीक है, तीसरे कॉलमनर एपिथेलियम, और कॉलमनर एपिथेलियम जो होती है ये कॉलम की तरह है ना, जो सेल्स होती हैं वो ऐसे ऐसे खंभे की तरह सेल्स होती हैं, और जो इसका न्यूक्लियस हो गई, मतलब ये सेल है, इसका जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे ऐसे बेस में होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होती है कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो कॉलमनर एपिथेलियम न्यूक्लियस इज एट बेस, न्यूक्लियस बेस पे होता है, सीन इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में देखी जाती है। फंक्शन यहाँ पे भी सेम है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन यहाँ पे भी रहता है। ठीक है, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज थे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, हमारी बाउंड्रीज को बनाते हैं या केवल लेयर्स को बनाते हैं, है ना। हमारी स्किन हो गई, हमारी जो जैसे हमारी क्या कहते हैं पेट है हमारा, हमारे पेट में भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि उसकी भी जो बाहरी लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू बनी है ना। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, नाम ही पता चल रहा है ना। तो देखो ऑल कनेक्टिव टिश्यूज, अच्छा इसको छोड़ो, पहले ये समझो कि कनेक्टिव टिश्यूज काम करते हैं कनेक्शन का, कनेक्ट करने का, और ये आपको यहां से पता चल जाएगा कि जो हमारा ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड कैसे कनेक्ट करता है, तो ब्लड क्या करता है, जो एल्विलाई के पास जाता है, एल्विलाई से ऑक्सीजन लेता है, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाता है। तो ब्लड बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी ऑक्सीजन या लंग्स को, हमारी लंग्स को पूरी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है ना। ऐसे ही स्टमक से और इंटेस्टाइन से जो खाना पचता है, उस खाने, पचे हुए खाने को पूरी बॉडी में ले जाता है। तो ब्लड क्या कर रहा है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको कनेक्ट कर रहा है पूरी बॉडी से। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। अच्छा, सारे कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सिक्रीट कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ब्लड के अलावा, एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है, ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज देखते हैं, एल्यूरल टिश्यू एग्जांपल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती है ना, बहुत ज्यादा घनी नहीं होती है, डेंस नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये जो एल्यूरल टिश्यू है ये आपको स्किन के नीचे देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू, सेम है, ये भी स्किन के नीचे ही देखने को मिलेगा। हालांकि एडिपोज टिश्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करता है। ठीक है, तो जब बेसिकली जब आप धीमे धीमे मोटे होते हो ना, तो आपके स्किन के जस्ट नीचे होता है एडिपोज टिश्यू, और उसी में फैट जो होता है स्टोर होता है। ठीक है, डेंस अगर टिश्यू की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर और इरेगुलर। और नाम से पता चला अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें वो क्या होगा, घना होगा, डेंस होगा। ठीक है, बहुत टाइटली पैक होगा। ठीक है, तो रेगुलर और इरेगुलर डेंस टिश्यू है। अब रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट आपका एग्जाम्पल है। टेंडन क्या कहते हैं, आप एक वो याद रखिएगा, आप ऐसे याद रखिएगा, BLB, मतलब बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, तो लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है। तो ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो टेंडन और लिगामेंट यहाँ पे आप याद रखिएगा। ये टेंडन और लिगामेंट क्या है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इरेगुलर, अच्छा टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है, और लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक है, डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू है, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये स्किन में प्रेजेंट होता है। ये आप इतना याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर स्पेशलाइज्ड में आते हैं। तो ब्लड तो आपने देखा, इसके अलावा कार्टिलेज, बोन, ये तीन तरह के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। जो कार्टिलेज होता है इसके सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज जो होता है ये सिमिलर होता है बोन के, हालांकि कार्टिलेज थोड़ा प्लाइबल मटेरियल होता है। प्लाइबल मतलब हल्का सा इसमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। जो बोन होती है ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसके अंदर मूवमेंट्स बहुत ही कम होते हैं। जनरली क्या है, मूवमेंट्स यहाँ पे जॉइंट्स में देखे जाते हैं, लेकिन बोन्स में मूवमेंट नहीं होते। ठीक है, ये ऐसा अगर आप उसको घुमाना चाहोगे तो टूट जाएगी बोन, है ना। अच्छा, कार्टिलेज की सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, बोन की सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, याद रखना है ना, क्योंकि बी के बाद जस्ट ओ आ रहा है तो याद भी रहेगा, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं बोन की सेल्स को। ठीक है, प्रेजेंट इन लेक्यूनी। अच्छा, जो ये ऑस्टियोसाइट्स होती हैं, बोन की जो सेल्स होती हैं, ये एक जगह होती है, स्पेस होता है जिसे हम लेक्यूनी कहते हैं, लेक्यूनी में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर यहाँ बात करते हैं ब्लड की। ब्लड एक अकेला कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, है ना ब्लड, और ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस का, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू था। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, मसल टिश्यू। अच्छा, मसल टिश्यू पहले एक चीज हम भूल गए, हमने पढ़ा था
एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का, सिंपल और कंपाउंड, है ना। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तीन तरह के, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ठीक है। अब ये पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है और उस कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियल की जो सेल्स हैं उनके ऊपर सीलिया हैं, तो हम कह देंगे सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जा रहा है, ठीक है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है वो कोई एक्स्ट्रा अलग से टिश्यू नहीं है, ये वही कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स हैं लेकिन उनके ऊपर सीलिया पाया जा रहा है, तो इस वजह से सीलिएटेड एपिथेलियम कह दिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं मतलब जो हमारी लंग्स होते हैं, लंग्स क्या रहते हैं, एयर पाइप जैसे ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया से फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है ना, फिर आते हैं ब्रोंक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, तो इस वजह से ब्रोंक्यूल्स किससे बने हुए हैं, कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, जिनके ऊपर सीलिया हैं, तो इस वजह से हम सीलिएटेड एपिथेलियम कह देते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स में सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जा रही है, ऐसे ही फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और वो स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है सिक्रीशन में, मतलब स्पेशलाइज मतलब उसका एक ही काम हो गया, उसने अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ एक काम पकड़ दिया कि आप सिक्रीशन करना है, तो अगर वो सिक्रीशन में स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है मतलब वही एक काम करने लगा है, तो हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम उसको, ठीक है। तो ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड बन गया वो। वैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कोई अलग से एपिथेलियम नहीं है या अलग से टिश्यू नहीं है, वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही है, कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन क्योंकि सिक्रीशन में स्पेशलाइज्ड हो गया तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में मतलब एक ही सेल होगी, वही एक सेल क्या करेगी, सिर्फ सिक्रीशन करेगी। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कई सारी सेल्स होंगी जो जिनका काम क्या होगा, सिक्रीशन का। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जैसे एग्जांपल इसका गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती हैं उसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। पहले हम गॉबलेट सेल्स के बारे में पढ़ते थे, म्यूकस सिक्रेट करती थी और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम का चैप्टर था उसमें पढ़ते थे, लेकिन चैप्टर ही हटा दिया गया, है ना। तो यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फिर मल्टीसेलुलर में आता है सेलिवरी ग्लैंड, हमारा जो हमारा सेलिवरी ग्लैंड है वो एक तरह का मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। अब दूसरा है डक्ट के बेसिस पे, मतलब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये भाई ग्लैंड बन गया ना और ये सिक्रीशन कर रहा है, तो जो चीज सिक्रीट कर रहा है क्या वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर रहा है या फिर किसी पाइप के थ्रू ब्लड में जा रहा है। तो जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना उनके पास डक्ट होती है, तो उनका जो सिक्रीशन होता है ना वो पहले पाइप में जाएगा जिसे हम डक्ट कहेंगे, उस पाइप से होते हुए ब्लड में पहुंचेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, मतलब इनके पास पाइप नहीं होती, इनका सिक्रीशन सीधे ब्लड में जाता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन में डक्ट होती है, एग्जांपल हमारा म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, मिल्क हो गया, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन है। हार्मोन्स जो होते हैं ये एक्सोक्राइन है ना, म्यूकस, सलाइवा, मिल्क सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के। जो हार्मोन्स होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना कि हार्मोन्स क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी चीज निकलता है ना सब हम कहते हैं हार्मोन है, ठीक है। तो ये चीज एक रह गया था किसमें, हमारी एपिथेलियल टिश्यू में। अब आते हैं मसल टिश्यू पे, है ना। चार तरह के टिश्यू पढ़ने थे हमने, क्या क्या पढ़ लिया, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। मसल टिश्यू पे आते हैं, तो मसल तो आपको पता ही है मसल क्या होती है ना। मसल टिश्यू तीन तरह की, जो मसल्स होती हैं बेसिकली तीन तरह की, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। जो स्केलेटन मसल होती हैं ये बोन से अटैच्ड होती हैं, इसी वजह से स्केलेटल मसल कहा जाता है ना। स्केलेटन क्या होता है, हमारा ढांचा, है ना, क्या कहते हैं उसे, बोन्स बेसिकली हमारी, है ना। तो जो बोन से अटैच होती हैं उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल। एग्जांपल बाइसेप्स हमारी क्या है, स्केलेटल मसल है। स्मूथ मसल जो होती है ये और इनवॉलंटरी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि स्केलेटन मसल जो होती हैं ये वॉलंटरी होती हैं, या कह लो हमारे हिसाब से चलती हैं, जैसा हम जब मान चाहे अपनी बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं और वो टर्म नहीं याद आ रहा है ना, रिलीज कर सकते हैं जिसे अभी सब कहते हैं। तो बेसिकली बाइसेप्स को हम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइसेप्स क्या है, हमारे वॉलंटरी मसल है, लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये इनवॉलंटरी होती हैं, जैसे हमारे पेट की मसल। तो हमारे पेट की मसल जब खाना होता है तभी काम करती है, हम अपने हिसाब से उसको मूव नहीं करा सकते, है ना। तो ये इनवॉलंटरी मसल है। जैसे वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अच्छा, ये चार्ज नहीं है, चार्ज खत्म हो गया, कोई नहीं, हाथ से पढ़ा देते हैं, ठीक है। वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स
एज स्टमक, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई एक्सेट्रा। इनकी मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। कार्डियक मसल प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ये हार्ट में सिर्फ होती है ना। जैसे कार्डियक तो आप जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हम कहते हैं, मतलब हार्ट का डॉक्टर, है ना। तो कार्डियक मसल कहाँ होती है, सिर्फ कहाँ पे होती है, हार्ट में होती है। सेल्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। अच्छा, यहाँ पे जो कार्डियक मसल की सेल्स होती हैं ये एक दूसरे से फ्यूज्ड होती हैं, और यहाँ पे एक स्पेशल चीज पाई जाती है जिसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं ये वहीं पे बनती हैं जहाँ पे सेल का फ्यूजन होता है, वहीं पे बनती हैं ये, ठीक है। और ये होती है कम्युनिकेशन के लिए, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए, है ना। तो बेसिकली कार्डियक मसल्स में जहाँ पे सेल का फ्यूजन होता है ना, वहीं पे इंटरकैलेटेड डिस्क बनती है, और ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये मसल टिश्यू हो गया। आखिरी आ जाते हैं हम न्यूरल टिश्यू पे। तो चौथे नंबर का टिश्यू हमारा न्यूरल टिश्यू, इसकी यूनिट होती है न्यूरॉन। हमारे पास न्यूरोगिलियल सेल्स पाई जाती हैं जो कि प्रोडक्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है। अच्छा, न्यूरोगिलियल सेल्स जो होती हैं ये 50% बनाती हैं ऑफ न्यूरल टिश्यू, यानी पूरी बॉडी में हमारे जितना न्यूरल टिश्यू है उसका आधा न्यूरोगिलियल सेल्स होती है, ठीक है। तो इतना ही याद करना था। अब आते हैं जंक्शंस पे, सेल जंक्शंस। जंक्शंस क्या होते हैं, सेल के बीच में, आप कह लो जंक्शन तो समझते हो ना, सेल के बीच में कम्युनिकेशन करने की या अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से बचा के रखने के लिए, एक दूसरे कांटेक्ट में रखने के लिए, है ना। तो जंक्शन तीन तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहला है टाइट जंक्शन हमारे पास। टाइट जंक्शन स्टॉप लीकिंग ऑफ सब्सटेंसेस को लीक होने से बचाता है, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स जो हैं उनसे सब्सटेंस बाहर ना निकल आए, उसके उसके रोकता है, ठीक है। दूसरा है एधरिंग जंक्शन। एधरिंग जंक्शन क्या करता है, सेल्स की सीमेंटिंग करता है। सीमेंटिंग मतलब उनको एक दूसरे से चिपका के रखता है, ऐसा ना हो कि सेल्स एक दूसरे से चिपके ना और गिर के बिखर जाएं, अलग अलग हो जाए सारी सेल्स, है ना। तीसरा है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। जैसे आपने एक चीज सुना होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बनते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास ये सेल है ना, और एक हमारे पास ये सेल है ना, और यहाँ पे जो है बन रहा है एक प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि बेसिकली एक तरह की, आप कह लो एक तरह का कैनाल है, एक तरह की पाइप है। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये इस वाली सेल को इस वाली सेल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये था प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि गैप जंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये था हमारा टिश्यू, और टिश्यू वाला पार्ट किसको पढ़ना है, सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब कॉकरोच से पहले हम फ्रॉग पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ्रॉग जो है वो पढ़ना है सबको, चाहे आप नीट में हो, चाहे आप क्या कहते हैं उसे क्लास 12 के लिए पढ़ना हो, है ना। फ्रॉग तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। शुरू करें फिर। तो फ्रॉग्स की अगर बात करें हम, हो सकता है आवाज़ थोड़ा आपको आ रही हो ज़्यादा, है ना, लेकिन उसका कुछ नहीं कह सकते। फ्रॉग्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। ये कॉमनली फाउंड फ्रॉग होता है, इंडिया में जो जनरली पाया जाता है, ज़्यादातर पाया जाता है, उसी का नाम यहाँ पे होता है, ठीक है। तो राना टिग्रीना इसका नाम है। सो कैमोफ्लॉज तो करता है, मतलब ये आसपास की सराउंडिंग में छुप सकता है, अपने स्किन के कलर को चेंज कर सकता है ना। तो बेसिकली कई फ्रॉग होते हैं जो आपकी अपने जो बॉडी होती है, उसकी स्किन जो होती है, उसके कलर को चेंज कर लेते हैं, जिससे आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें मिल जाए, और जो है जो शिकारी होते हैं वो इनको देख ना पाए। तो फ्रॉग्स, जैसे आपने गिरगिट सुना है, गिरगिट रंग बदलते हैं, तो वैसे फ्रॉग्स भी रंग बदलते हैं, ठीक है। अब पहले आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। अच्छा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, माइंड मैप, तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं, ठीक है। तो जितना मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इतना ही पढ़िए, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से फ्रॉग कैसा दिख रहा है। तो स्किन जो होती है फ्रॉग की वो स्लिपरी होती है, फिसलती होती है, अगर कभी आपने पकड़ा हो, उठाया हो तो आप देख सकते हैं। ड्यू टू म्यूकस, म्यूकस की वजह से, क्योंकि उस म्यूकस नाम का सब्सटेंस होता है जो कि स्लिपरी सब्सटेंस होता है, फ्रॉग के पूरी बॉडी पे होता है, तो इस वजह से वो फिसलते बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये पानी कभी नहीं पीते हैं, मुंह से ये कभी पानी पीते नहीं फ्रॉग्स, एब्जॉर्ब करते हैं कहां से, स्किन से। तो अपने स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बॉडी इनकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक, ठीक है। इनकी आंखें जो होती हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं, तो इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है इनकी आंखों पे, जिसे कहते हैं निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन। तो निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन यानी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कभी कभी कहा जाता है ना। तो निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन जो होती है ये आंखों को इनके प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम वाटर से आंखों को बचाती है, ठीक है। जो इनके पीछे वाले पैर होते हैं यानी हैंड लिम्स, उसमें 5 उंगलियां होती हैं या 5 डिजिट्स होते हैं। जो आगे के पैर होते हैं यानी 4 लिम्स, उसमें 4 उंगलियां होती हैं, या कह लो 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। जो मेल फ्रॉग होता है, ये साउंड, इसके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं। तो बेसिकली जब भी आप आवाज सुनते हो ना टर टर वाली फ्रॉग की, वो मेल फ्रॉग ही होते हैं, क्योंकि फीमेल फ्रॉग जो होती हैं वो नहीं बोलती हैं, उनके पास साउंड होता ही नहीं बेसिकली, है ना।
तो मेल फ्रॉग जो होते हैं इनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इनके जो फोर लिम्स है यानी आगे वाले जो पैर हैं उसकी पहली उंगली पे फर्स्ट डिजिट्स पे कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है जो कि कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है। ठीक है, वेब्ड फीट्स होते हैं, आपको पता ही है क्योंकि तैरने के लिए इनके क्योंकि तैरने के लिए जरूरत होती है वेब्ड फीट्स की। जो इनकी पैर होते हैं उनके बीच में ऐसे आपको देखने को मिलेगा वेब लगा होता है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा है ना। मान लेते हैं ये किसी फ्रॉग, ये तो बहुत गंदा बन गया, मान लेते हैं ऐसा कुछ फ्रॉग का पैर है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे वेब देखने को मिलेंगे, जाली देखने को मिलेगी ऐसे बीच बीच में, ऐसे ऐसे वेब देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हेल्पफुल होती है किसमें, स्विमिंग करने में, हेल्प्स इन स्विमिंग, ये स्विमिंग करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये था मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से कैसे दिख रहा है फ्रॉग। अब हम आते हैं एनाटॉमी पे, यानी अंदर से उसका क्या है, ऑर्गन्स कैसे हैं, है ना, एनाटॉमी पे आते हैं। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे पहले बात करते हैं। दो भाग में डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बहुत ही छोटी होती है क्योंकि फ्रॉग्स जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही बड़ी होती है क्योंकि ऐसा सपोज किया जाता है कि हम हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव। अब आता है टंग। टंग यानी जीभ जो होती है फ्रॉग्स की बाइलोब्ड होती है, मतलब दो भागों में डिवाइड होती है। ऐसा आगे बाइफर्केशन होता है आगे चल के। जो फ्रॉग की जीभ होती है वो आपको जैसे सांप देखते नहीं आप, दो भागों में डिवाइड होती है, वैसी होती है इनकी। ठीक है, दो लोब होते हैं जीभ में। अच्छा, रेस्पिरेशन की बात करें तो अलग अलग है। अगर लैंड पे है ये तो ये बक्कल कैविटी से यानी मुंह से सांस ले सकते हैं, स्किन से सांस ले सकते हैं, या लंग्स का भी यूज कर सकते हैं। और लंग्स का जो सांस होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना। यहाँ क्यूटेनियस लिख दिया है, गलत है, इसको आप हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लंग्स से सांस लेने को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये अगर लैंड पे है। अगर ये पानी में है तो ये स्किन से सांस लेते हैं और इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन से सांस लेने को क्या कहा जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्या है, फ्रॉग जो है हमेशा पानी में नहीं रहते, वो हमेशा क्या कहते हैं पानी के नीचे अगर जाएंगे भी तो कुछ टाइम बाद सर्फेस पे आ जाएंगे, जिससे कि स्किन जो होती है उससे सांस ले लेंगे, फिर वापस से पानी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन के दौरान फ्रॉग जो देखो आप बारिश के मौसम में दिखते हैं, ना बहुत ठंडी में ना दिखेंगे ना ही बहुत गर्मी में दिखेंगे। रीजन क्या होता है कि ये हाइबरनेट करते हैं और एस्टिवेट करते हैं। हाइबरनेशन मतलब होता है ठंडियों में छुप जाना, और एस्टिवेशन मतलब होता है गर्मियों में छुप जाना। और ये क्या करते हैं, किसी गड्ढे में जाके छुप जाते हैं और अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को एकदम स्लो कर देते हैं, जिससे कि ये वहां पे 1-2 महीने भी पड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिना खाए पिए। ठीक है, तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में क्योंकि इनको एनर्जी सेव करनी है तो इस वजह से स्किन का रेस्पिरेशन जो होता है वो इनके लिए अच्छा होता है, उसी से ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। इनके अंदर साइनस वेनोसस पाया जाता है जो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ होता है ना। राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम साइनस वेनोसस कहते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल ओपन इन कोनस आर्टीरियोसस। वेंट्रिकल जो होता है ये कोनस आर्टीरियोसस नाम के चैम्बर में खुलता है। चैम्बर नहीं, एक तरह की पाइप होती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसको पढ़ा रखा है ना सामने खड़े होके, तो फ्रॉग आप जाके वहां पे पढ़ सकते हो। आप डायरेक्ट सर्च कर लो, है ना, चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बाय नीड गुरु या माई मृदुल तिवारी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फ्रॉग जो होते हैं यूरियोटेरिक होते हैं, मतलब एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है जो कि ब्रेन से एराइज होती है। बेसिकली ब्रेन से जो भी नर्व एराइज होती है उसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व एराइज होती है उसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो जैसे हमारे अंदर 12 पेयर जो है क्रेनियल नर्व होती है इंसान के अंदर, और फ्रॉग में कैसे कितनी हो गई, 10 पेयर हो गई। ठीक है, जो ईयर होता है फ्रॉग का वो बाहर पिन्ना आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा गोला दिखेगा फ्रॉग के ऊपर, जिसे हम टिम्पैनम कहते हैं। तो बेसिकली ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। टिम्पैनम बेसिकली क्या है, कान का पर्दा, है ना, उसी को टिम्पैनम कहते हैं। तो इनका कान का पर्दा ही सामने दिखता है आपको डायरेक्ट। वासा एफरेंसिया इनकी 10 से 12 होती है नंबर में। ठीक है, एक सेकंड, इनकी वासा एफरेंसिया कितनी होती है, 10 से 12 होती है नंबर में। टोटल 10 से 12 वासा एफरेंसिया पाई जाती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। फीमेल्स जो होती हैं वो 2500 से 3000 ओवा दे सकती हैं एक टाइम में। ठीक है, इनके लार्वा का नाम होता है टैडपोल, जो कि आपने काफी सुन रखा होगा। और लार्वा जो होता है वो एडल्ट में चेंज होता है एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, आखिरी में क्लोएका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई रेप्टाइल्स में पाया जाता है। क्लोएका जो होता है वो कॉमन चैम्बर होता है फॉर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। कई सारे एम्फीबियंस में मतलब ये देखा जाता है, क्लोएका देखा जाता है। और ये कॉमन चैम्बर होता है जहां किसके लिए, देखो 3 चीजें यहां से पास होती है, क्लोएका से 3 चीजें पास होगी।
एलिमेंट्री कैनाल से यानी जो डाइजेशन हुआ है उसके द्वारा जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो भी यहाँ से पास होगा। यूरिनरी मतलब यूरिन भी यहीं से पास होगी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी इनका जो सीमेन होगा या स्पर्म जो भी होगा वो भी यहीं से पास होगा। तो क्लोएका इनके अंदर पाया जाता है, जो कि एक कॉमन चैम्बर है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए। तो यहीं पे फ्रॉग होता है, खत्म। ठीक है, तो इतने छोटे में मैंने फ्रॉग कर दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ बोलते हो, पीडीएफ जो है सारा का सारा वेबसाइट पे है। एक बार वेबसाइट का नाम भी मैं आपको लिख देता हूँ, क्योंकि हर बार को ध्यान नहीं रहता है ना। अब नीट गुरु सर्च कर लेना, है ना। नीट गुरु आप सर्च कर लेना गूगल पे, जनरली आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो वेबसाइट है द नीट गुरु नाम से है द नीट गुरु .blogspot.com blog स्पॉट, क्योंकि फ्री वेबसाइट है तो ऐसा ही नाम रहता है .blogspot.com, है ना। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ यार यही है कि नहीं। हाँ, द नीट गुरु .blogspot.com यही। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कॉकरोच की, क्योंकि वो देखो वैसे तो कॉकरोच डायरेक्ट सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्योंकि लिखा हुआ है ऑफ एन इंसेक्ट, ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉग, क्योंकि कॉकरोच एक इंसेक्ट है तो हम पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे कॉकरोच को। ठीक है, कॉकरोच की बात करते हैं। तो साइज कितना होता है कॉकरोच का, 1/4 to 3 इंचेस, यानी 0.25 से लेके 3 इंचेस तक का इसका साइज होता है। अच्छा, कॉकरोच होती है, इसके दोनों बॉडी, जो इसकी बॉडी होती है कॉकरोच की, इसके ऊपर साइड में और नीचे साइड में, दोनों साइड में प्लेट्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो स्क्लेराइड्स क्या है, हार्ड प्लेट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होता है बेसिकली इनके जो स्केलेटन होता है इनका बाहर से बॉडी को कवर करता है, तो एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन पे हार्ड प्लेट्स पाई जाती हैं, उन्हीं को स्क्लेराइड्स कहते हैं। और स्क्लेराइड डिवाइडेड है दो पार्ट में, टर्जाइड्स और स्टर्नाइड। टर्जाइड जो होती है डोर्सल साइड की जो स्क्लेराइड होती है उनको टर्जाइड कहेंगे, जो पेट के साइड यानी वेंट्रल साइड में स्क्लेराइड होंगी उन्हें स्टर्नाइड कहेंगे। ठीक है, और ये दोनों जो होती हैं टर्जाइड्स और स्टर्नाइड, ये कनेक्टेड होती हैं एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका जो हेड होता है कॉकरोचेस का, ये ट्रायंगुलर होता है और ये फॉर्म होता है 6 सेगमेंट के फ्यूजन से, क्योंकि सेगमेंटेशन पाया जाता है कॉकरोच में। तो ये चीज याद रखना कि 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है इनका हेड, ट्रायंगुलर होता है। माउथ पार्ट्स कई बार पूछे गए हैं। 4 भाग होते हैं माउथ में, लेबियम जो कि अपर लिप होता है, लेब्रम है ना, लेब्रम जो कि अपर लिप होता है, लेबियम जो कि लोअर लिप होता है। 2 बीच में मैंडिबल्स होते हैं और 2 मैक्सिली होते हैं। ये चारों पार्ट बेसिकली क्या है, जो भी प्रे पकड़ते हैं, ये जिस भी चीज को पकड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए और उसको खाने के लिए ये चारों पार्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, जो इनकी टंग होती है उसे हाइपोफेरिंक्स कहा जाता है। ठीक है, इनका जो बॉडी होती है उसमें थोरैक्स रीजन जो होता है वो 3 भाग में डिवाइड किया गया है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, है ना। जो आगे वाला भाग होगा उसको प्रोथोरैक्स कहेंगे, बीच वाले को मीजोथोरैक्स और आखिरी वाले को मेटाथोरैक्स कहेंगे। जो इनकी नेक होता है वो एक्सटेंशन होता है प्रोथोरैक्स का, है ना। जो इनकी नेक है, जो इनका गर्दन है, वो प्रोथोरैक्स को ही एक्सटेंड करके बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और चीजें हैं मॉर्फोलॉजी में। विंग्स की बात करें, टोटल 4 पंख पाए जाते हैं। 2 जो होते हैं वो मीजोथोरैक्स से निकलते हैं और 2 बाकी मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। जो मीजोथोरैक्स से पंख निकलते हैं उनको हम टेगमिना कहते हैं। ठीक है, अच्छा एब्डोमेन इनका जो होता है 10 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। पेट वाला रीजन जो होता है बेसिकली उसी को एब्डोमेन कहते हैं, 10 सेगमेंट से बना होता है। जो मेल्स होते हैं उनके पास एनल स्टाइल नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हो, जो मेल्स होते हैं उनके अंदर स्टाइल होता है। ठीक है, या मेल्स के अंदर एनल स्टाइल होता है, ये याद रखना। ठीक है, एनल सर्काई जो होता है वो 10th सेगमेंट में पाया जाता है। ये दोनों में होगा, मेल और फीमेल में, लेकिन एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में। ठीक है, फीमेल्स में इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 7th स्टर्नाइट होता है उसको अगेन अगर अकेला स्टर्नाइट है तो उसको स्टर्नम कहेंगे। स्टर्नाइट जो होता है वो एक से ज्यादा टर्म के लिए, है ना। तो अगर 7th स्टर्नम है, जो 7th वाला स्टर्नम है वो बोट के शेप का होता है। तो ये पूछा भी गया है, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी थी। एनाटॉमी की बात करते हैं, तो एनाटॉमी में शुरुआत करते हैं सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये 3 भाग में डिवाइड है। फोरगट यानी सबसे आगे वाली एलिमेंट्री कैनाल, जिसके ऊपर क्यूटिकल नाम की लेयर होती है, इसी वजह से थोड़ा सा मॉइस्ट रहेंगे, है ना। मिडगट और हिंडगट, इसके अलावा क्रॉप और गिजर्ड भी इनके अंदर पाए जाते हैं। क्रॉप और गिजर्ड जो होते हैं बेसिकली ये एडिशनल चैम्बर हैं, जैसे ये पक्षियों के अंदर भी पाए जाते हैं, जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर भी। और ये जो छोटे मोटे पत्थर भी अगर ये खा लेते हैं ना, तो उसको भी ये
पीस देते हैं एकदम, है ना। गिजर्ड का काम होता है एकदम पीसना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गिजर्ड के अंदर 6 टीथ होते हैं, है ना। तो अगर पूछा है कि कॉकरोच के अंदर टीथ होते हैं, हाँ, है ना, कि कहाँ पे होते हैं, गिजर्ड के अंदर होते हैं 6 टीथ टोटल, ठीक है। हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सीकी पाई जाती है ऑन द जंक्शन ऑफ फोर एंड मिडगट, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीकी पाई जाती है, जो कि 6 से 8 ट्यूब्यूल्स की बनी हुई रिंग होती है, ठीक है, रिंग ऑफ 6 to 8 ट्यूब्यूल्स, ठीक। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था। दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिंग ऑफ 100 to 150 मार्फिजियन ट्यूब्यूल, ये 100 से 150 मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स की रिंग होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है टोटल। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि 100 से 150 मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, है ना। ऑन जंक्शन ऑफ मिड एंड हिंडगट, ये याद रखना कहाँ पे क्या चीज है, जैसे जो हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीकी है ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन में, और मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे एक्सक्रीटरी, यहाँ पे मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। तीसरे पे आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने थोड़ा सा ये बना के दिखाया आपको फिगर। यहाँ पे हमारे मान लेते हैं ये हार्ट है ना, ये बीच में हमारा हार्ट है। इस हार्ट पे यहाँ पे बाहर देखो 2 छेद पाए जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टिया। और जो जो हमारा हार्ट होता है यहाँ पे, मतलब हमारा नहीं, कॉकरोच का जो हार्ट होता है ये फनल शेप का होता है। तो इसी तरीके से फनल के शेप के मैंने बना रखे हैं। अब ये फिगर बनाने का क्या फायदा है, जो ब्लड होता है वो एंटर करता है हार्ट में ऑस्टिया के द्वारा। तो ये बगल बगल जो छेद है इन्हीं से ब्लड एंटर करेगा हार्ट में, ठीक है। फ्रॉम साइनसस, साइनसस से होता हुआ ऑस्टिया से होता हुआ हार्ट के अंदर आता है, एंड पम्प्ड बैक टू साइनस, और वापस से साइनस के अंदर ही पंप कर दिया जाता है। तो इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम आप कह सकते हो, है ना। इधर आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम हैव नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन्स इनटू स्पाइरकल्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं ये ट्रैकिया, बेसिकली विंड पाइप जिसे आप कहते हो, विंड पाइप के नेटवर्क से बना हुआ है, और ये ओपन होता है स्पाइरकल्स में। स्पाइरकल्स क्या होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 10 पेयर, यानी टोटल 20 होते हैं, या कह लो 10 पेयर होते हैं ये, है ना। छोटे छोटे छेद होते हैं, यहीं पे ये ओपन करता है, ठीक है। 5वें नंबर पे आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम फ्यूज्ड गैंग्लिया से बना होता है। गैंग्लिया आप आगे पढ़ोगे, है ना, अभी जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो बेसिकली आप इतना समझो अभी कि गैंग्लिया, फ्यूज्ड गैंग्लिया से नर्वस सिस्टम बना होता है। और टोटल ये कितनी होती है, 9 गैंग्लिया होती हैं। 3 थोरैक्स रीजन में होती है, 6 एब्डोमेन रीजन में, टोटल 9 गैंग्लिया, है ना। जो इनका ब्रेन होता है ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है। अब ये भी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा समझो। इसोफेजियल बेसिकली मान लो इसोफेगस होता है, सुप्रा मतलब होता है पहले, या कह लो ऊपर। तो इसोफेगस के ऊपर या इसोफेगस के पहले ये पाया जाएगा, ब्रेन के थोड़ा साइड में, आप कह लो मुंह के थोड़ा साइड में ये होगा, ठीक है। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन ही इनका ब्रेन, ठीक है। अच्छा, हर एक आंख में इनके 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया पाए जाते हैं, और जो ये ओमिटिडिया होते हैं ना, यही देखने का काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो इनका विजन होता है इसे हम नॉकटर्नल विजन कहते हैं, और ये मोर सेंसिटिव लेकिन लेस रेजोल्यूशन वाला होता है। मतलब ये सेंसिटिव तो बहुत होता है, कहीं भी थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई तो ये तुरंत उसको पहचान लेंगे, लेकिन रेजोल्यूशन कम होता है। रेजोल्यूशन कम होता है मतलब बहुत अच्छे से देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके अंदर जो टेस्टिस होता है ये 2 होता है, 4 से 6 सेगमेंट के बीच में लोकेटेड होता है। और कौन से, एब्डोमिनल, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस होता है। ओवरी भी यहाँ पे 2 होती हैं, जो कि 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में देखी जाती है, ठीक है। हर एक ओवरी के अंदर 8 ओवेट्यूल्स होते हैं, ठीक। मेल एसेसरी ग्लैंड क्या होता है, मशरूम शेप का होता है। जो मेल एसेसरी ग्लैंड होता है वो मशरूम, देखने से मशरूम की तरह होता है। एसेसरी ग्लैंड बेसिकली समझ लो हेल्प करने वाला, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें आपको आपको क्या कहते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में बेसिकली, है ना। मशरूम शेप के यहाँ पे होते हैं, ठीक। स्पर्मेटोफोर्स पाए जाते हैं, जो कि स्पर्म ग्लूड टुगेदर इन सेमिनल वेसिकल। इनके जो सेमिनल वेसिकल है ना, उनमें स्पर्म्स को एक दूसरे में चिपका के रख दिया जाता है, उसी को हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। एक्स आर एनक्लोज्ड इन ऊथिका। जो एक्स होते हैं ये ऊथिका नाम की पैकेट टाइप की होती है, इसी में बंद रहते हैं सारे, क्या कहते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं। और एवरेज 9 से 10 ऊथिका यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। विथ ईच विथ 14 to 16 एग्स, हर एक ऊथिका में 14 से 16 एग होते हैं। डेवलपमेंट इनका पाउरोमेटाबोलस होता है। पाउरोमेटाबोलस मतलब होता है निम्फ स्टेज का पाया जाना। अब निम्फ स्टेज जो होती है ये बेसिकली कैसे होती है, जो एग्स होते हैं वो पहले निम्फ में डेवलप होते हैं, और फिर उसके बाद 13 टाइम मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब समझ लो मॉडिफिकेशन। जो निम्फ स्टेज है ना, इसमें 13 बार मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद एडल्ट बनता है। इसको कहते हैं पाउरोमेटाबोलस स्टेज,
डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा याद रखना, निम्फ और लार्वा में अंतर होता है, लेकिन हमें नहीं याद करना है, ठीक है। हमें बस इतना याद होना है कि कॉकरोचेस में निम्फ स्टेज होती है और निम्फ स्टेज की वजह से यहाँ पे पाउरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ओनली एडल्ट्स कैन फ्लाई, जो एडल्ट कॉकरोच होते हैं वही उड़ सकते हैं, बाकी नहीं उड़ सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पेज का माइंड मैप था। सबसे पहले हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कॉकरोच के बारे में यहाँ पे, और लास्ट में हमने फ्रॉग के बारे में यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितना हो सकता है आपको सारा चीज़ें यहाँ पे करा दी हैं, और एक बार एग्जाम में जाने से पहले फिर से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।